दिल्ली में उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए आज एक बार फिर से बीजेपी नेताओं की मीटिंग होनी है और ये माना जा रहा है कि दिल्ली बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक के साथ ही ये नामों का ऐलान भी आज बीजेपी कर सकती है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह आज ही अहम बैठक करने वाले हैं और दूसरी सूची बीजेपी की दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर आज ही आ सकती है। शुक्रवार को बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी की मौजूदगी में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। करीब 2 घंटे चली बैठक में दिल्ली में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ। सूत्रों के मुताबिक बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी के प्रति झुकाव बढ़ा है। विधानसभा चुनाव जीतने के लिए हमें और एफर्ट करना होगा। लोगों के बीच केजरीवाल के झूठ का पर्दाफाश करना होगा। लोगों को आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं की असलियत बतानी होगी। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष के बीच करीब 1 घंटा अलग से बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में नुपुर शर्मा के नाम पर चर्चा नहीं हुई। करीब 1 दर्जन सीटों पर उम्मीदवार फाइनल नहीं हुए। इन सीटों पर उम्मीदवार तय करने के लिए आज फिर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के पूर्वांचल वाले बयान को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी को लगातार घेर रही है। बता दें कि बीजेपी ने पूर्वांचल के अपमान के मुद्दे पर केजरीवाल के घर तक सम्मान मार्च भी निकाला। बीजेपी नेताओं ने कहा कि पूर्वांचल के लोग केजरीवाल को सबक सिखाएंगे। केजरीवाल के घर के बाहर नारों की ये गूंज बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान ही है। बीजेपी के पूर्वांचली सम्मान मार्च का कारवां अरविंद केजरीवाल के मौजूदा आवास 5 फिरोज शाह रोड के लिए निकला। तख्तियों पर पूर्वांचली अपमान का मुद्दा था और जुबां पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी। केजरीवाल द्वारा ठगा जाता है, बार बार अपमानित किया जाता है। ये अपमान हम लोग नहीं सहेंगे। जो पूर्वांचल का अपमान करेगा वो चूर चूर हो जाएगा। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को अरविंद केजरीवाल के घर से पहले ही रोक लिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की तो उन्हें वाटर कैनन से तितर बितर करके पीछे किया गया। हालात तब भी नहीं संभले तो उसके बाद दिल्ली पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। इसके बाद बीजेपी के पूर्वांचली चेहरे मनोज तिवारी ऑटो पर सवार होकर मंदिर मार्ग पुलिस थाने पहुंचे। पूर्वांचली सम्मान मार्च में हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। अगर ये लोग आपको गद्दी पे बिठाना जानते हैं तो आपको गद्दी से उठा करके रसातल में भी मिला देंगे। तो देखिए, केजरीवाल के बयान का यूपी से बिहार तक विरोध हो रहा है। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी नेता ने केजरीवाल के खिलाफ थाने में तक शिकायत दे दी है। तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दिल्ली पर दूसरे राज्य के लोगों का भी अधिकार है। चुनावी मौसम में दिल्ली की फिजा में पूर्वांचल शब्द की गूंज तेज है। गुरुवार को अरविंद केजरीवाल के मुख से यूपी बिहार के जो शब्द छूटे वो पूर्वांचली अस्मिता का रूप लेकर सियासी बाण बन चुके हैं, जिसकी तपिश दिल्ली से निकलकर यूपी बिहार तक महसूस की जा सकती है। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हल्ला बोला, उनका पुतला फूका। इसी बीच पटना में बीजेपी नेता कृष्ण सिंह कल्लू ने गांधी मैदान थाने में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। तो वहीं यूपी में पूर्वांचल के अपमान के खिलाफ खुद सीएम योगी ने कमान संभाली। अरविंद केजरीवाल पर संवैधानिक संस्थाओं के अपमान का आरोप लगाया। उनका कोई नागरिक दिल्ली के अंदर है तो उसको वहाँ का मतदाता बनने का पूरा अधिकार है। जो अरविंद केजरीवाल बिहार से लेकर यूपी तक चर्चाओं के केंद्र में हैं, वो इस विवाद के बाद पहली बार कैमरे पर आए। मौका नए वादे के ऐलान का था, लेकिन केजरीवाल पूर्वांचल के सवाल पर फंस गए। उसी की शिकायत करने के लिए मैं गया था कि पूर्वांचलियों के वोट कटवा रहे हैं। देखिए, पूर्वांचल वाली लड़ाई में अब कांग्रेस भी मैदान में आ गई है और कांग्रेस ने कहा है कि दिल्ली में पूर्वांचल का सीएम भी हो सकता है। तो वहीं डैमेज कंट्रोल कर रही आम आदमी पार्टी ने कहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने ही पूर्वांचल के लोगों के लिए सबसे ज्यादा कार्य किया है। दिल्ली में कांग्रेस को भले ही तीसरे नंबर की पार्टी माना जा रहा हो, लेकिन पूर्वांचल के मुद्दे से वो भी पहले नंबर पर पहुंचने के सपने संजो रही है। मुद्दे की नजाकत और सियासी गणित देखते हुए कांग्रेस ने दिल्ली में पूर्वांचली सीएम का ऑफर दे दिया है। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। बड़ी संख्या में हम लोग हैं, क्यों नहीं हो सकता है। बीजेपी और कांग्रेस दिल्ली में पूर्वांचल के मुद्दे से अपने सियासी शेयर चढ़ाने की कोशिश में लगे हैं। डैमेज कंट्रोल में आप भी पूर्वांचलियों के लिए अपने काम गिना रही है।
पूर्वांचल से आके एक आदमी जब मेहनत करके अपना घर चला रहा होता है तो अरविंद केजरीवाल की बदौलत उसको अपना घर खरीदने का हौसला बन रहा है। क्यों? उसके बच्चे को फ्री पढ़ाई मिल रही है, उसका बिजली का बिल नहीं आ रहा। दिल्ली में छठ पूजा ऑटो चालकों को सौगात के जरिए पहले ही पूर्वांचली वोटर्स के बिसात बिछाई जा चुकी थी, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल के बयान के बाद दिल्ली में पूर्वांचली सम्मान सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। देखिए, दिल्ली के दंगल में आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर बीजेपी से सवाल पूछा है कि उनका सीएम उम्मीदवार आखिर कौन है। बीजेपी से जवाब नहीं आया तो आम आदमी पार्टी ने रमेश बुद्धूड़ी को ही अब बीजेपी का सीएम उम्मीदवार बताकर बीजेपी के खिलाफ कैंपेन शुरू कर दिया है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल, दूसरी तरफ बीजेपी के दिग्गज। इस पोस्टर के जरिए आम आदमी पार्टी ने सवाल पूछा कि दिल्ली में बीजेपी का चेहरा कौन होगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद इस सवाल का जवाब भी इस पोस्टर के जरिए दे दिया। एक तरफ अरविंद केजरीवाल तो दूसरी तरफ बीजेपी के रमेश बिधूड़ी। इसके बाद फिर आम आदमी पार्टी ने पोस्टर जारी किया और दिल्ली वालों से सवाल पूछा कि उन्हें कैसे सीएम चाहिए। दूसरी तरफ आतिशी ने भी सूत्रों के हवाले से दावा कर दिया कि बीजेपी रमेश बिधूड़ी को सीएम का चेहरा बनाने वाली है। विश्वस्त सूत्रों से ये पता चला है रमेश बिधूड़ी जी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा। पिछले चुनावों में भी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कौन वाला कैंपेन चलाती रही है। आपको इसका फायदा भी मिलता रहा है और इसलिए बीजेपी ने इस बार आपके कैंपेन का जवाब दिया। बहुत अच्छी बात है कि आम आदमी पार्टी ने ये हिसाब लगाना शुरू कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री कौन होगा। दिल्ली में बीजेपी आम आदमी पार्टी के बीच जारी पोस्टर वॉर में कांग्रेस भी कूद पड़ी है। कांग्रेस ने अपने पोस्टर में कहा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी झांसा देती है। आम आदमी पार्टी ने अपने पोस्टर कैंपेन में बीजेपी को निशाना बनाया। पोस्टर की इस जंग में अब कांग्रेस की भी एंट्री हो गई है। कांग्रेस ने अपने पोस्टर में आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों को निशाने पर लिया। कांग्रेस ने अपने पोस्टर में कहा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही दिल्ली को धोखा दे रहे हैं। कांग्रेस ने अपने पोस्टर में महंगे बिजली बिल और दिल्ली में जलभराव जैसे मुद्दे उठाकर आम आदमी पार्टी को घेरा। बीजेपी ने भी अपने पोस्टर में दिल्ली के हालात को मुद्दा बनाया। बीजेपी ने कहा कि लंदन के झूठे सपने दिखाकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को नर्क बना दिया। दूसरे पोस्टर में बीजेपी ने कहा कि आप चुनाव में झूठ बोलकर और झांसा देकर दिल्ली वालों को गुमराह करती है। बीजेपी ने कहा कि दिल्ली को 8 फरवरी को आपदा से मुक्ति मिलेगी। जवाब में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी से सवाल पूछा कि दिल्ली के लिए बीजेपी का चेहरा कौन है। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में विराजमान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ का समारोह आज से होने जा रहा है शुरू और आज सीएम योगी रामलला का अभिषेक करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा वर्षगांठ समारोह 3 दिन तक चलेगा। भारतीय काल गणना के मुताबिक 22 जनवरी 2024 के दिन पौष शुक्ल द्वादशी के दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। पंचांग के मुताबिक इस साल पौष शुक्ल द्वादशी की तिथि 11 जनवरी को पड़ रही है, इसलिए आज रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के वर्षगांठ समारोह की शुरुआत हो रही है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के वर्षगांठ पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 3 दिवसीय प्रतिष्ठा द्वादशी का आयोजन किया है। आज सीएम योगी सुबह गर्भगृह में रामलला का अभिषेक करेंगे। इस कार्यक्रम में 170 संत धर्माचार्य शामिल होंगे। इसके बाद सीएम योगी अंगद टीला पर होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में सोनू निगम, शंकर महादेवन और मालिनी अवस्थी समेत कई दिग्गज कलाकार प्रस्तुति देंगे। आज स्वाति मिश्रा का गायन और रामलीला का मंचन भी होगा। 250 महिलाओं का समूह श्री राम मंदिर परिसर में सुंदरकांड का पाठ करेगा। भोपाल के 100 नवयुवक अयोध्या नगर में वाद्य यंत्र से कीर्तन करेंगे। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी को प्रयागराज महाकुंभ के लिए आमंत्रित किया है। महाकुंभ में वक्फ की जमीन वाले दावे पर योगी ने कहा कि यह माहौल खराब करने की साजिश हो रही है। 48 घंटे बाद प्रयागराज में महाकुंभ शुरू होने वाला है। साधु संतों की टोली रोज तीर्थराज प्रयागराज पहुंच रही है। सनातन के इस भव्य आयोजन का न्योता देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। योगी आदित्यनाथ ने पीएम को महाकुंभ के लिए आमंत्रित किया।
करीब 1 घंटे तक महाकुंभ की तैयारियों पर पीएम और सीएम योगी की चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी इसी महीने प्रयागराज जा सकते हैं। इसी बीच प्रयागराज में कुंभ नगरी की जमीन पर वक्फ के दावे पर सीएम योगी ने कहा कि विवाद के जरिए माहौल खराब करने की साजिश हो रही है। तो जिन लोगों को ये सब डेवलपमेंट का प्लान अच्छा नहीं लगता, वे लोग इस प्रकार की नकारात्मक टिप्पणी करके माहौल खराब करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। सीएम योगी ने इशारों में समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विवाद के पीछे वही लोग हैं जिनके राज में जमीनों पर कब्जा हुआ। इनके समय में जमीनों पे कब्जा करने की एक मुहिम चलती थी और वही लोग आज फिर इस प्रकार के वक्तव्य दे रहे हैं। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। शुक्रवार देर रात पंजाब के लुधियाना वेस्ट से आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत गोगी की गोली लगने से मौत हो गई। विधायक की गोली लगने से मौत की जानकारी मिली। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि गोली कैसे लगी इसकी जांच अभी तक जारी है। गंभीर हालत में गुरप्रीत गोगी को डीएमसी अस्पताल लाया गया था। डॉक्टर्स ने गुरप्रीत गोगी को मृत घोषित कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरप्रीत गोगी को सिर में गोली लगी थी। गोली चलने की आवाज सुनते ही घर में अफरा तफरी मच गई। जब परिवार के लोगों ने उनके कमरे में जाकर देखा तो वो खून से लथपथ पड़े थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। गोगी को अपनी ही लाइसेंसी पिस्टल से गोली लगी। गोली किन परिस्थितियों में लगी ये अभी साफ नहीं हो पाया है। तो फैमिली ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਫਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਡੈਥ ਔਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ में क्लियर हो। साल 2022 में गुरप्रीत गोगी ने लुधियाना पश्चिम सीट से विधानसभा चुनाव जीता था। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के भारत भूषण को हराया था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात महाराष्ट्र की, जहां मंत्री नितेश राणे ने फिर दे दिया है विवादित बयान। नितेश राणे ने इस बार ईवीएम को लेकर सवाल उठा रहे विपक्षी दलों को निशाना बनाते हुए कहा कि ईवीएम का मतलब है एवरी वोट अगेंस्ट मुल्ला। नितेश राणे सांगली में हिंदू गर्जन सभा में पहुंचे थे। माहौल मन मुताबिक बना हुआ था, इसलिए नितेश जब बोलने पहुंचे तो विपक्षी दलों को निशाने पर लिया। विपक्ष महायुति के विधायकों को ईवीएम विधायक कह रहा है। इसी का जवाब नितेश राणे ने अपने अंदाज में दिया। नितेश के बयान पर विपक्ष के साथ ही महायुति के नेता भी भड़क गए। एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना ने कहा कि नितेश राणे का बयान गलत है, सीएम को उन्हें समझाना चाहिए। सत्ता का मंत्री अगर एक ही समाज के खिलाफ, एक ही जाति के खिलाफ बार बार झगड़े लगाने वाला या गलत बात करते हैं तो वो निंदनीय है। उन्होंने ऐसा वक्तव्य नहीं करना चाहिए। पिछले महीने ही नितेश राणे ने केरल को मिनी पाकिस्तान कहा था। उन्होंने गांधी परिवार पर भी विवादित टिप्पणी की थी। लालू प्रसाद यादव के करीबी और आरजेडी के नेता आलोक मेहता के ठिकानों पर ईडी की छापामार कार्रवाई जारी है। वैशाली कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में आलोक मेहता के 19 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा। आलोक मेहता के पटना और हाजीपुर में 9, कोलकाता में 5, वाराणसी में 4 और दिल्ली में 1 ठिकाने पर ईडी की छापेमारी हो रही है। ईडी की टीम अलग अलग ठिकानों पर कागजातों की जांच कर रही है। छापेमारी वैशाली कोऑपरेटिव बैंक लोन से जुड़ा है। कुल 80 करोड़ के घोटाले का आरोप है कि करीब 400 फर्जी लोन खाते खोलकर नकली और जाली वेयर हाउस और LIC रिसिप्ट के आधार पर पैसों का फर्जीवाड़ा किया गया। आलोक मेहता के समर्थक कह रहे हैं कि पुलिस की FIR में उनका नाम नहीं है। अरे इन पर आरोप जान रहे हैं ना कि गलत है आरोप, और राजद के सभी लोगों का परेशान किया जाता है। कार्रवाई चल रही है, इस पर क्या कहेंगे? आरोप लग रहा है घोटाले। जो लोग हैं वो आरोप लगाते रहते हैं बराबर, जो आरोप है वो निराधार है। हालांकि NDA के नेता कह रहे हैं कि गलत काम नहीं किया तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपको डरने की जरूरत नहीं। ये जितनी भी रेड होती है ये किसी न किसी जानकारी के आधार पर ही होती है। तो आरजेडी नेता आलोक मेहता के घर पर छापामार कार्रवाई के बीच नीतीश सरकार पर तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में वसूली का राज चल रहा है और जवाब में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि तेजस्वी का पूरा परिवार भ्रष्टाचार में शामिल है। आलोक मेहता के घर ईडी की छापेमारी ने बिहार में सियासी तकरार को बढ़ा दिया है।
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव आते ही बीजेपी विरोधियों पर छापेमारी कराती है। तेजस्वी ने सीएम नीतीश कुमार पर भी हमला बोला और कहा कि बिहार में इन दिनों डीके टैक्स चल रहा है। बात नहीं मानी जाती है तो उन पर कार्रवाई की जाती है। तो बिहार में नीतीश जी का राज नहीं चल रहा, पूरी तरीके से डीके वसूली हो रही है। अभी डीके टैक्स जो है वो चल रहा है। तेजस्वी के आरोपों का जवाब राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने दिया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आरजेडी के नेता सिर से पांव तक भ्रष्टाचार में शामिल हैं। तेजस्वी यादव बदनामी छिपाने के लिए दूसरों पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। सर से पांव तक भ्रष्टाचार से बिल्कुल सराबोर है। कारण से उनको लगता है कि जनता में इतना चेहरा हमारा बदनाम है, दूसरे के ऊपर भी कुछ छीटा छीट दें ताकि हमारी बदनामी उसमें दब जाए। देखिए, बिहार में 10 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में शय और मात का खेल भी जारी है। सीएम पद को लेकर बीजेपी की चुप्पी ने एक बार फिर बिहार की सियासत में सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। नीतीश कुमार की तस्वीरों के साथ ये रील इंस्टाग्राम पर पिछले कई दिनों से वायरल है। गाने के बोल से नीतीश कुमार की सियासी पलटीबाजी की तुलना हो रही है। वैसे नीतीश कुमार ने पिछले हफ्ते 2 बार कैमरे पर आकर साफ किया कि वो अब बीजेपी के साथ ही रहेंगे। इसी बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का ताज़ा बयान एक बार फिर से अटकलों को बढ़ा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष का अपना सीमा है कि उसको क्या बात करना है। मैं नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और एनडीए के हमारे नेता हैं। दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष हैं, लिहाजा अपनी सीमा याद दिला रहे हैं। साफ बोल नहीं रहे, लिहाजा आरजेडी को फिर से बोलने का मौका मिल गया है। नीतीश जी भी उतना ही चलते हैं जितना चाबी भरी जाती है, जितना चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। एनडीए का दावा है कि सब एकजुट हैं। 15 जनवरी से साझा अभियान शुरू हो रहा है, लेकिन बीजेपी ने जो चुप्पी साधी है उसने सवाल तो छोड़ ही रखा है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को गांदरबल के जेड मोड़ टनल का उद्घाटन करेंगे और इस टनल के उद्घाटन के बाद गांदरबल और सोनमर्ग के बीच पूरे साल अच्छी कनेक्टिविटी रहेगी। पहले सर्दी के सीजन में ये रूट बंद हो जाता था। बर्फीली वादियों के बीच गांदरबल जेड मोड़ सुरंग के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरंग के आसपास सुरक्षा की जिम्मेदारी अब एसपीजी के जवानों के हाथ में आ गई है। टनल के आसपास मल्टी टियर सुरक्षा घेरा तैनात किया गया है। करीब 2400 करोड़ की लागत से बनी सुरंग का उद्घाटन 13 जनवरी को पीएम मोदी करेंगे। गांदरबल जिले के गगनगीर और सोनमर्ग के बीच 6.5 किलोमीटर लंबी इस सुरंग से 2 लेन की सड़क गुजरती है। इस टनल का निर्माण 2018 में शुरू हुआ था। पहले गगनगीर और सोनमर्ग में भारी बर्फबारी की वजह से रास्ता बंद हो जाता था। लोगों को सफर करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन जेड मोड़ सुरंग बनने से यहाँ हर मौसम में कनेक्टिविटी रहेगी। 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग का सफर महज 15 मिनट में पूरा होगा। खुलने से काफी फायदा होगा क्योंकि करीबन 70% जो लोग हैं वो टूरिस्ट पे ही डिपेंड रखते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही इस सुरंग के जरिए सैन्य आपूर्ति में भी आसानी होगी। टनल से सीमा सुरक्षा, सैन्य रसद सप्लाई को मजबूती मिलेगी। बात मध्य प्रदेश की, जहां पर लाडली बहन योजना को लेकर विपक्ष ने सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार योजना से लाभार्थियों का नाम काट रही है। हालांकि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि योजना जारी रहेगी। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की 20वीं किस्त आने से पहले लाभार्थियों की लिस्ट से 1,63,000 नाम काटे जाने हैं। सरकार का कहना है कि इनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, लिहाजा इन्हें योजना का लाभ नहीं मिल सकता। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सरकार खर्च घटाने के लिए लाभार्थियों के नाम कटा रही है, नए नाम नहीं जोड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी और धोखा एक दूसरे के पर्याय। जब से योजना शुरू हुई है तब से लगातार पात्र महिलाओं की संख्या घट रही है। 10 जून 2023 में पात्र महिलाओं की संख्या 1,31,00,000 थी। जनवरी 2024 में पात्र महिलाओं की संख्या 1,29,00,000 हो गई और दिसंबर 2024 तक संख्या 1,28,00,000। जनवरी 2025 में संख्या घटकर 1,26,00,000 आ गई। सीएम मोहन यादव कह चुके हैं कि योजना से सरकार पर बोझ बढ़ा है। हालांकि सीएम अब कह रहे हैं कि सरकार योजना को लेकर गंभीर है। अरे भाई, सरकार की योजना है, उस हिसाब से चल रहे हैं। महिलाओं को हम बहुत सारी जगह और महत्व देंगे।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने स्थापना दिवस पर 14 जनवरी को अखंड भारत नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया है। पड़ोसी देशों को भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया है। अखंड भारत कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के मौसम विभाग ने सहमति भी दे दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग 15 जनवरी को 150 साल का होने जा रहा है। इसी मौके को ऐतिहासिक बनाने के लिए IMD अखंड भारत नाम का एक कार्यक्रम कर रहा है, जिसमें मौसम विभाग ने उन पड़ोसियों को भी न्योता दिया है जो कभी अखंड भारत का ही हिस्सा थे। भारत मौसम विज्ञान विभाग एक लीडिंग मेट्रोलॉजिकल एजेंसी जैसे उभर के आए हैं और दूसरे सभी कंट्री को जैसे साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट को भी सपोर्ट दे रहा है। दिल्ली के भारत मंडपम में 14 जनवरी को हो रहे अखंड भारत कार्यक्रम के लिए IMD की ओर से पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के अलावा भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और मालदीव के अलावा मिडिल ईस्ट और मध्य एशिया के देशों को भी न्योता गया है। हालांकि पाकिस्तान हमेशा से अखंड भारत के इतिहास और विचार को खारिज करता आया है, लेकिन पाकिस्तान ने IMD के अखंड भारत कार्यक्रम में शामिल होने की हामी भर दी है। हम आमंत्रित किए हैं, शायद आ सकते हैं।